Assalamualaikum dear students, myself Naveed Ahmed and we are going to study meiosis 1। अब देखें इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि रिडक्शन कहाँ पे होती है। क्रोमोसोम्स नंबर्स जो हैं वो रिड्यूस किस जगह पे हो रहे होते हैं, यानी कि जैसे जैसे सेल डिवाइड करेगा तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे क्रोमोसोम्स जो हैं वो ऑपोजिट पोल्स में मूव करेंगे। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डायग्राम हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं। चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे मेयोसिस 1। अब देखिए मेयोसिस 1 जो है, हमने इसमें एक बात समझी है कि जो मेयोसिस 1 है इसको हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है साइटोकाइनेसिस में और कैरियोकाइनेसिस में। पहले जो इसमें है कैरियोकाइनेसिस होगा, बाद में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। अब जो मेयोसिस 1 है इसी के अंदर हमने यहाँ पे बात की है कि फेजेस मौजूद हैं, इसी को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है। इसके यानी कि कैरियोकाइनेसिस को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है। कैरियोकाइनेसिस पहले होगा, उसके बाद फिर इसके साथ ही क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस भी जो है वो हो जाता है और एक सेल से दो सेल जो हैं वो डेवलप होते हैं। कैरियोकाइनेसिस की बात करें तो पहले दैट एक फेज आता है जो कि सब के अंदर होता है, जिसे हम इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेज के बाद जो है इसमें कौन सा स्टार्ट होगा, प्रोफेज 1 स्टार्ट होगा। प्रोफेज 1 जो है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमने कहा कि इसमें ये इंटरफेस जो है वो भी मौजूद होगा। तो इंटरफेस की जो प्रेजेंस है वो तमाम सेल डिवीजन्स में जो है वो पॉसिबल होती है। तो इससे पहले जो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा दैट विल बी इंटरफेस। ये इंटरफेस है, इसे इंटरफेस 1 भी कह सकते हैं। अब देखें जो प्रोफेज 1 है इसमें हमने कहा कि ये प्रोलॉन्ग्ड है और इसके अंदर फर्दर स्टेप्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें लेप्टोटीन है, उसके बाद हमने कहा जाइगोटीन है, पैकेटीन है, डिप्लोटीन है और डायकाइनेसिस है। ये प्रोफेज 1 के अंदर मौजूद होती है। अब जो इससे पहले होगा इंटरफेस, तो इंटरफेस में एक इम्पॉर्टेंस हामिल ये है कि इसमें G1 फेज होगा। G1 फेज के बाद जो है वो G2 फेज नहीं होता, सिर्फ S फेज होता है। यानी कि हम कहते हैं इट लैक G2 फेज, लैक G2 फेज। ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ इसमें कंसिडर किया जाता है कि इंटरफेस ऑफ मेयोसिस 1 जो है, इंटरफेस 1 भी हम समटाइम कह लेते हैं, इसमें G2 फेज जो है वो मौजूद नहीं होता, क्योंकि सेल S फेज के बाद प्रोफेज में आता है और प्रोफेज में बहुत से फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। लाइक दैट हम इसमें कहते हैं कि स्टिल यहाँ पे जो सेल बनता है, एग्जिस्ट करता है, ये सेल जो है इसमें क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये क्रोमोसोम्स आफ्टर जो हैं ये क्रॉसिंग ओवर के बाद बने हुए हैं। सेम इसके बाद जो है फेज जो आएगा वो कौन सा होगा, मेटाफेज, मेटाफेज 1। उसके बाद जो है वो एनाफेज 1, एनाफेज 1 और लास्ट पे जो होगा वो कौन सा होगा, टीलोफेज 1 जो है वो प्रोसीड होगा। तो इस तरह से ये 4 फेजेस जो हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। इन चारों फेजेस में सेल जो है वो अपनी शेप भी साथ में थोड़ी सी चेंज कर रहा होता है। इसकी हम बात कर लें, थोड़ा सा इलोंगेटेड हो जाता है, एनाफेज में थोड़ा सा और इलोंगेटेड हो सकता है। अल्टीमेटली टीलोफेज में तो आप जानते हैं सेल के दो जो हैं वो पार्ट जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सेल जो है वो गोइंग टू बी डिवाइड इटसेल्फ इनटू 2, क्योंकि इसके बाद साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस जो है उसके बाद फिर अगेन प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब देखिए इसमें जो सेल मौजूद हैं प्रोफेज 1 के अंदर, तो प्रोफेज 1 में न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहा है अभी तक, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो ब्रोकन डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियस लेकिन एग्जिस्ट कर रहा होता है। इसमें जो क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, क्रोमोसोम्स जो इस एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। जैसे कि यहाँ पे एक बात की जाए, देयर इज़ 1 क्रोमोसोम सेम एज इट इज़
एक और क्रोमोसोम है, ठीक है, एक यानी कि यहाँ पे हम इसमें 4 क्रोमोसोम्स जो हैं वो मेंशन कर लेते हैं कि इन दिस ऑर्गेनिज्म देयर इज 4 क्रोमोसोम्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये 2 क्रोमोसोम हैं और 2 जो हैं वो हम एक और कलर के रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से 2 और एक जो है वो इसमें ऐसे मौजूद है। तो ये एक डिप्लॉयड सेल है। कैसा सेल है? डिप्लॉयड सेल है, क्योंकि डिप्लॉयड सेल में ही सबसे पहले काम होता है। इस प्रोफेज में हमने फर्दर डिवीजन की थी कि प्रोफेज जो है ये फर्दर डिवाइडेड होता है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। वो जो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं उसमें सबसे पहले हमने कहा कि लेप्टोटीन है, लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन है, जाइगोटीन के बाद इसमें पैकिटीन था, पैकिटीन के बाद इसमें जो काम हुआ था वो डिप्लोटीन, और डिप्लोटीन के बाद जो है वो इसमें डाइकाइनेसिस जो है वो स्टार्ट होती है, काइनेसिस स्टार्ट होती है। तो इस तरह से ये 5 फेजेस जो हैं वो किस में मौजूद हैं? इस प्रोफेज 1 के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक बात हमने ये भी डिस्कस की है कि पैकिटीन जो है इसमें क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है। बाकी डिप्लोटीन में सेपरेशन स्टार्ट होती है, लेकिन इसके अंदर अभी तक क्यास्मेटा फॉर्मेशन रहता है और डायकाइनेसिस में सेपरेशन कंप्लीट हो जाती है, फिर भी किसी पॉइंट्स पर ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। जाइगोटीन में जो मेन काम हो रहा है वो हम कहते हैं सिनेप्सिस का हो रहा है, और लेप्टोटीन में क्रोमोसोम्स अपने आप को विजिबल बना रहे होते हैं। जब मेटाफेज की बात करते हैं तो मेटाफेज में आके ये क्रोमोसोम जो है वो टूट जाता है। बाकी इसमें यू नो दैट कि ये स्ट्रक्चर जो हैं वो मौजूद होते हैं जो ऑलरेडी डुप्लीकेटेड हो चुके होते हैं, एंड दे स्टार्ट टू मूव ऑपोजिट पोल्स। ये ऑपोजिट पोल्स पे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये सेंट्रियोल्स जो हैं वो ऑपोजिट पोल्स पे मौजूद हैं, और इनसे वही फाइबर्स जो हमने माइटोसिस में कहे थे वही फाइबर्स माइटोटिक अपरेटस जो है वो इसमें बनेगा। लेकिन इसमें एक जो मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट बनती है, इस प्लेट में खासियत यह है कि यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स अरेंज होंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने बात की है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो अरेंज होते हैं पेयर की फॉर्म में, यानी कि डुप्लेट की फॉर्म में जो है वो इस तरह से अरेंज होते हैं, लाइक दिस वन। ठीक है, अब इसमें जो इसके फाइबर्स बाइंड करेंगे काइनेटिक फाइबर्स, वो इस तरह से इसके साथ यहाँ पे ऐसे बाइंड कर रहे हैं। जबकि ये जो स्ट्रक्चर्स हमने कहा है क्रोमोसोम्स हैं, ये डुप्लीकेटेड फॉर्म में इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि वो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स जो हैं वो ऑलरेडी जैसे मौजूद थे पेयर की फॉर्म में, टेट्रेड की फॉर्म में, वैसे ही यहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं, अरेंज हो रहे होते हैं। स्टूडेंट, इसमें जो बात है वो ये है कि पोलर फाइबर्स भी वैसे ही इसमें एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि माइटोसिस में एग्जिस्ट कर रहे थे। पोलर फाइबर्स जो एक दूसरे के साथ यहाँ पे लिंक होते हैं, आपस में इंटरडिजिटेट कर रहे होते हैं, सेम ऊपर इस तरफ भी लिंक डिजिटेट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, और ये बैकवर्ड भी एस्ट्रल फाइबर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जो यहाँ से आउटवर्ड रेडिएट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये रेडिएशन जो है वो भी यहाँ पे हो रही होती है। तो ये जो फेज़ हमने बात की है ये मेटा फेज़ है। कौन सा फेज़ है? मेटा फेज़ है। खासियत इसमें ये है कि इसमें डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स, हमने कहा कि वो जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स हैं, डुप्लीकेटेड, और दूसरा हम कहते हैं बाईवेलेंट एंड बाईवेलेंट, जो कि टेट्राड की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? टेट्राड की फॉर्म में है। These are arranged at equatorial। ये जो होते हैं ये अरेंज्ड होते हैं एट इक्वेटर पर, यानी कि इनके अरेंजमेंट इस तरह से। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो इस तरह से अरेंज्ड हो रहे हैं इक्वेटर पर, एक उसके मिड में अरेंज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये डुप्लीकेटेड बाईवेलेंट टेट्राड की फॉर्म में अरेंज हो रहे हैं। अगर आपको नज़र आ रहा है तो इसमें ये चीज़ होगी कि 1 क्रोमोसोम जो है, यानी कि एक क्रोमोसोम जो है, 1 क्रोमोसोम्स, इसके साथ 1 स्पिंडल फाइबर्स अटैच है। कितने स्पिंडल फाइबर्स है?
वन स्पिंडल फाइबर जो है वो इसके साथ अटैच है। वन स्पिंडल फाइबर्स इज बीइंग अटैच टू वन क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम के साथ। दो अटैच में साथ में नहीं होते। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट फेज जो आएगा वो कौन सा है? एनाफेज है। एनाफेज में बिल्कुल सेम वही काम होगा जैसे कि माइटोसिस में हुआ था। क्या हुआ था? एलोंगेटेड फाइबर्स जो हैं, ये पोलर फाइबर्स जो हैं, ये क्या होंगे? एलोंगेट होंगे। ये जो हमारे पास सेंट्रियोल्स हैं अपनी पोजीशन पर हैं, इसमें पोलर फाइबर्स एलोंगेट होते हैं। पोलर फाइबर्स एलोंगेट होते हैं। जो काइनेटोकोर फाइबर्स हैं दैट विल कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो एज अ होल, यानी कि वन डुप्लीकेटेड, एक पूरे का पूरा क्रोमोसोम विल मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। यहाँ पे पूरे का पूरा क्रोमोसोम जो है इसमें ब्रोकन डाउन नहीं हो रहे। एज होल क्रोमोसोम जो इसमें डुप्लीकेटेड था, एज होल इसमें मूवमेंट जो है वो उसकी हो रही होती है। पूरे का पूरा क्रोमोसोम जो है वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे होना तो ये चाहिए था जैसे कि माइटोसिस में हुआ था, ये सेंटर से ब्रेक डाउन हो जाते हैं, लेकिन चूंकि एक क्रोमोसोम के साथ एक ही अटैच्ड है तो इस तरह से पूरे का पूरा क्रोमोसोम जो है वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाएगा। पूरे का पूरा क्रोमोसोम यहाँ पे ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाएगा। बाकी वो फाइबर्स तो आप जानते हैं, एस्ट्रल फाइबर्स इसमें लिंक करेंगे, बाकी सब चीज़ें जो हैं वो इसमें मौजूद होंगी। तो अब इसमें हुआ क्या है? वही काम जो पहले ऑलरेडी हो चुका था, जिसको हमने डिस्कस भी किया था। क्या काम था इसमें जो हुआ कि पोलर फाइबर्स जो हैं, पोलर फाइबर्स ये इलोंगेट होते हैं। कैसे होते हैं? इलोंगेट। जब ये इलोंगेट होंगे तो इस तरह से काइनेटोकोर फाइबर्स जो होती हैं, काइनेटोकोर फाइबर्स, दीज कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या हुए हैं? कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। जब काइनेटोकोर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, पोलर फाइबर्स इलोंगेट हुए हैं, तो इससे एज अ होल, यानी कि वन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, वन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम जो है ऑपोजिट पोल की तरफ मूव किया उसने। ऑपोजिट पोल की तरफ उसने क्या किया है? मूव किया है। यानी कि ऑपोजिट पोल की तरफ उसकी मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये वाला पॉइंट, यानी कि इसमें ये क्रोमोसोम एज अ होल, ये भी एज अ होल, ये भी एज अ होल, ये भी एज अ होल मूव कर रहा है। बेसिकली अगर कहा जाए ना तो रिडक्शन डिवीजन जो होती है वो कहाँ पे होती है? एनाफेज में होती है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स जो यहाँ पे होगी वो किस में होगी? एनाफेज के अंदर होगी। यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि कंप्लीटली हाफ क्रोमोसोम एक साइड पे जाएंगे और हाफ कहाँ पे जाएंगे? एक साइड पे जाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट टीलोफेज है, और टीलोफेज में आप जानते हैं कि जो इसका न्यूक्लियर इन्वेलप है वो दोबारा बनना शुरू हो जाता है। न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा बनना शुरू हो जाता है, और एक न्यूक्लियस जो है वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो रिसीव करेगा। जैसे कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस में 4 क्रोमोसोम्स थे, तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस के अंदर इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? 2 क्रोमोसोम्स जो हैं वो मौजूद होंगे। अब आपको वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमने कहा था नंबर ऑफ सेंट्रोमर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे देखिए कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 2 क्रोमोसोम्स जो हैं वो इसमें एग्जिस्ट करेंगे। 2 क्रोमोसोम इस साइड पे हैं और 2 ही क्रोमोसोम्स इस साइड पे मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने ये बात की, ये भी हैप्लॉइड हो जाएगा न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस भी कैसा हो जाएगा? हैप्लॉइड। जबकि ओवरऑल सेल की बात करें तो अभी तक सेल एक ही है। ये सेल जब सेपरेट होगा विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग यानी न्यूक्लियोफेज, तो 2 हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो 2 डॉटर सेल्स जो हैं वो बन जाएंगे। ये जो 2 डॉटर सेल्स यहाँ पे बनेंगे इन द केस ऑफ मेयोसिस 1, दीज विल बी हैप्लॉइड, यानी कि 1 डिप्लॉइड सेल से 2 हैप्लॉइड सेल्स बन चुके हैं।
अब इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी और यू नो दैट साइटोकाइनेसिस में 1 साल से कितने बन जाएंगे, 2 सेल्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे। अब टीलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप बनेगा, क्रोमेटिन डिसऑर्गेनाइज होगा, इसका जो माइटोटिक अपरेटस था वो भी सारा डिसऑर्गेनाइज होगा, प्रॉपरली न्यूक्लियोलाइज जो है वो इसमें अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, न्यूक्लियोलाइज अपीयर होना शुरू हो जाएगी, एक प्रॉपरली सेल बन जाएगा। अब इसके बाद फिर आगे जो स्टार्ट होगा वो इंटरफेज 2 का प्रोसेस जो है वो, यानी कि मियोसिस 2 का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। तो यानी कि ये मियोसिस 1 का था और उसके बाद फिर जो है वो मियोसिस 2 जो है वो स्टार्ट होगी। और मियोसिस 2 स्टार्ट होने से पहले भी कौन सा फेज होगा, इंटरफेज होगा। अब उसको तो हम बाद में देखते हैं, पहले जरा इसको क्लैरिफाई करते हैं। इसमें देखिएगा ये डिप्लॉयड सेल है, इस डिप्लॉयड सेल्स यानी कि एक न्यूक्लियस के अंदर 4 क्रोमोसोम्स हैं, जबकि यहाँ पे एक न्यूक्लियस के अंदर 2-2 क्रोमोसोम्स हैं। तो इसका मतलब कि एक डिप्लॉयड से क्या बना है, 2 हैप्लॉयड सेल्स बने हैं। जरा स्टूडेंट एक बात नोट कीजिएगा, ये जो सेपरेशन हो रही है ये एज अ कंप्लीट क्रोमोसोम्स की सेपरेशन हो रही होती है। यहाँ पे जब ये हम बात करते हैं कि होमोलोगस पेयर्स हैं, तो इसमें से होमोलोगस पेयर्स 23 मदर से हैं, 23 कहाँ से हैं, फादर से हैं। जबकि यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट हुई है तो ये पता नहीं कि ये मदर से है या ये फादर से है, या ये भी मदर से है या ये फादर से है। देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। मतलब हो सकता है कि ये जो क्रोमोसोम है ये मदर से हो, ये क्रोमोसोम फादर से हो, या ये क्रोमोसोम फादर से हो, ये मदर से हो। तो यानी कि ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपस में क्या हो सकते हैं, मिक्स हो जाते हैं। जब मिक्स होते हैं तो जब इनकी असॉर्टमेंट होगी एनाफेज के दौरान में, तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी। कैसी असॉर्टमेंट होगी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस पॉइंट को, देखिए यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स हैं इन द केस ऑफ ह्यूमन सेल। तो वो जो 23 एक मदर में से हैं और दूसरे 23 फादर में से हैं। यहां पर जब ये अलाइन होते हैं मेटाफेज में तो वो क्रोमोसोम्स आपस में मिक्स हो गए हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मदर वाले क्रोमोसोम बिल्कुल एक साइड पे और फादर वाले क्रोमोसोम्स बिल्कुल एक साइड पे, ऐसा नहीं है। बल्कि होता कुछ यूं है कि मिक्सचर बना है और मिक्सचर बन के होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या हो गए हैं, अरेंज हो गए हैं। जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स अरेंज हो गए हैं तो जब ये सेपरेशन होती है तो ये इंडिपेंडेंट सेपरेशन होती है। ये क्रोमोसोम में भी हो सकता है मदर से हो, ये क्रोमोसोम हो सकता है कहाँ से हो, फादर से हो। सेम एज टिस तो फिर ये मदर से होगा और ये कहाँ से होगा, फादर से होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मदर की तरफ जो 23 क्रोमोसोम्स आ रहे हैं वो एग्जैक्ट 23 एक साइड पे जाएंगे और दूसरे फादर वाले 23 एक साइड पे जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ये आपस में क्या हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है, और मिक्सिंग होने के बाद असॉर्टमेंट होती है, सेपरेशन होती है। तो ये जो असॉर्टमेंट होती है ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है, और बेसिकली यही फेज वो है जिसको हम रिडक्शन फेज के नाम से मेंशन करते हैं। तो रिडक्शन फेज जो मेनली आता है वो कहाँ पे आता है, एनाफेज के दौरान आता है। और एनाफेज मोस्ट क्रिटिकल फेज कहा जाता है। द रीजन बिहाइंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इक्वल separation or equal distribution of the chromosomes into the daughter cells। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये पॉसिबल नहीं होगी। जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं होगी तो यहाँ पे आगे फिर काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्डर्स जो हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं। सो अभी तक हमने ये डिस्कस किया है कि इंटरफेज 1 में G1 एस फेज लैक G2 फेज, उसके बाद फिर प्रोफेज, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ये सारे फेजेस जो हैं ये किसके हैं, मेयोसिस 1 के हैं। जी स्टूडेंट्स, आपने डिफरेंट पॉइंट्स को डिफरेंट फेजेस में अंडरस्टैंड किया। अब इसमें एक एमसीक्यू आता है लाइक दैट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेशली फॉर रिडक्शन डिवीजन। तो अगर आपके पास ऑप्शन हो प्रोफेज 1, एनाफेज 1, मेटाफेज 1, टीलोफेज 1, then what will be the correct answer? Definitely that is एनाफेज। ये प्रॉपरली रिडक्शन डिवीजन जो है वो, यानी कि क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ जो मूव कर रहे हैं वो एनाफेज में मूव कर रहे हैं। एक और पॉइंट आ सकता है इन्हीं ऑप्शंस के साथ, वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट इन मेयोसिस। तो मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो वो भी एनाफेज होता है, क्योंकि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स।
एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये हो इन्हीं ऑप्शंस के साथ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग ओवर आर जेनेटिक वेरिएशंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द सेम फैमिली विद इन द सिबलिंग्स। तो दैट इज डेफिनेटली क्रॉसिंग ओवर जो है वो कहाँ पे हो रही है, प्रोफेज 1 में हो रही है, और उसी में ही वेरिएशंस आती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मियोसिस 2, क्या वो वाकई ही माइटोसिस की लाइक है, उसी की तरह की होती है या फिर डिफरेंट होती है। तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।